जय जिनेन्द्र। साथियों, आज मैं कहानी दुर्हुरा ग्रहण इसका दूसरा भाग आपको सुनाने वाली हूँ। आपने अभी तक सुना इस कहानी में कि चंदा जो एक मंजुल मंदिर नाम की दुकान चलाती है, उसके दोनों पैर नहीं है, बैसाखियों से चलती है और उसका जीवन बड़ा रहस्यमय है। और राजीव उसके पीछे लगी है आज। और वो सर्कस में जाकर अंदर चंदा गायब हो गई। बहुत देर राजी खड़ी है, इंतजार कर रही है और चंदा अभी तक आई नहीं। और राजी सोचने लगी ये तो गुत्थी और उलझती जा रही है। फिर राजी ने विचार किया, छोड़ो भी, अपन को क्या पड़ी है। कई बार उसका मन वापस जाने को हुआ, किंतु सनसनीखेज नई स्टोरी देकर संपादक से शाबाशी लेने का लालच उसे जकड़े रहा। अपना अखबार की न्यूज रिपोर्टर है राजी। समाज के उपेक्षित पात्रों की खोज करके अपनी सशक्त लेखनी द्वारा उन्हें जन जन तक पहुंचाना ही राजी का लक्ष्य है। इसीलिए चंदा की सील बंद जिंदगी में ताक झांक वो कर रही थी, मगर मगर अभी तक कुछ परिणाम नहीं दिख रहा था। उबासियों की संख्या बढ़ने लगी तो राजी तंग आकर वापस जाने को तैयार हुई। तभी उसकी पलकें मानो झपकना भूलकर सामने के दृश्य में खो गई। चंदा टेंट का पर्दा हटाकर बाहर आई थी। इस बार वह अकेली नहीं थी। उसकी बैसाखी को थामे हुए एक 2 फुटी सुंदर लड़की उसके साथ थी। लड़की की उम्र होगी 40 के आसपास, मगर कब तक छोटा सा था। बौने व्यक्ति राजी ने कई बार देखे थे। उसका आश्चर्य ठिगनी लड़की का कद नहीं, बल्कि उसके क्रियाकलापों के कारण था। वो ठिगनी लड़की अनेकों सर्प अपने देह पर लपेटे हुए थी। उसके गोरे मुख पर भी 3-4 सांप फिसल रहे थे और लपलपाती जीभ निकालकर उसके होठ और गाल चाट रहे थे। राजी तो भय और विस्मय से जड़ हो गई। चंदा और वह बमनी आपस में बतिया रही थी। चंदा भी उन ढेर सारे सर्पों से भयभीत नहीं लग रही थी। बातों के बीच में वो उस चंदा सांपों को सहला भी रही थी। राजी हैरान थी कि सारे सांप इस चंदा के दोस्त क्यों बन गए हैं। राजी दूर होने की वजह से उनकी बातें तो नहीं सुन सकी, मगर उन दोनों के हाव भाव बता रहे थे कि दोनों के बीच खूब घनिष्ठता है। राजी की नजरें उन दोनों पर ही जमी थी। उसी समय चंदा ने उसे देख लिया। कहने लगी, ओह, आखिर तुमने मेरा सीक्रेट जान ही लिया। जब ये उसके मुंह से निकला तो छोटे कद वाली लड़की ने पूछा, क्या बात है। राजी को देखकर उत्तर न देती हुई चंदा उसे राजी के पास में ले आई। राजी ने देखा कि चंदा का कुरूप चेहरा उस पल कुछ ज्यादा ही विद्रूप बन गया था। राजी ने आगे बढ़कर बड़ी मधुरता से उन दोनों का स्वागत किया। आओ चंदा बुआ, बुझे स्वर में चंदा बोली। हाँ, आ तो गई, मगर मगर तुम यहाँ क्या सर्कस देखने। हाँ चंदा बुआ, कुछ देखने की इच्छा से ही आई थी मैं, इससे तो इनकार नहीं है मुझे। मगर मगर तुम्हारा दिल दुखाने का इरादा नहीं था मेरा। आई एम सॉरी बुआ। राजी का उदास लहजा और उसके कहे हुए शब्द चंदा के अंतर्मन को छू गए। उसके झुलसे हुए चेहरे पर कई रंग आए और गए। 2 पल को वो कुछ ना बोल सकी। कुशल रिपोर्टर राजी ने तुरंत स्थिति संभाली। आओ बुआ, कुछ देर उस पार्क में बैठेंगे। चंदा चुपचाप उसके साथ चल दी और वो तीनों पार्क में एक बेंच पर जा बैठे। बोनी के शरीर पर सांप अभी भी लिपटे हुए थे। खामोशी भंग करती हुई राजी बोली, चंदा बुआ, अपने बारे में मुझे कुछ बताओ ना। चंदा चुप रही। बुआ, दर्द बांटने से कम होता है। चंदा फिर भी मौन रही, परंतु उसकी आंखों से आंसुओं को झड़ी लग गई। राजी ने बड़े प्यार और अपनेपन से उसके आंसू पोंछे, उसे चुप कराया। कुछ देर तक राजी उसकी कमर को सहलाती रही, हाथ फेरती रही। पत्थर दिल ही सही, किंतु चंदा आखिर एक नारी थी। सहानुभूति की तपिश मिली तो उसके होंठ हिले। क्या बताऊं,
बचपन में मुझे घर से उठाकर कोई सर्कस वालों को बेच गया था। मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनी। सर्कस में मेरे करतब देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। एक दिन थोड़ी सी लापरवाही से खेल दिखाते हुए गिरी में, पाँवों में कैलिपर्स आ गए और चेहरा भी बद्धा हो गया। सर्कस वालों ने इलाज कराया, इलाज के बाद छुट्टी दे दी और मुझे मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए भी दिए और उन्हीं से मैंने दुकान खरीदी। चंदा अपनी ज़िंदगी की परतें उधेड़ रही थी। एक एक करके राजी के सामने रहस्य खुल रहे थे। राजी उसे नम आंखों से निहार रही थी। चंदा आगे बताने लगी, सर्कस में हमेशा मेरे सुख दुख की साथी रही ये मंजू। इसी के नाम पर मेरी दुकान का नाम मंजुल मंदिर मैंने रखा है और इससे बात की सभी बातें तो तुम जानती ही हो। एक बात समझ में आई बुआ कि तुम दुर्घटना के कारण इस अवस्था में पहुंची हो, मगर अपने आप को इतना संकुचित क्यों बना लिया तुमने? अरे जिंदगी में ऊंचे नीचे मोड़ तो आते ही रहते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सबसे कट जाए। राजी ठीक कहती हो, मगर मैं डरती थी कि जरा सी लिफ्ट देते ही लोग मेरा जीना मुश्किल ना कर दें। अकेली लड़की को समाज में बड़ी सावधानी से रहना पड़ता है। मैं तुम्हें भी कई बार मेरी टोह लेने का प्रयास करते हुए महसूस कर चुकी थी, इसलिए मैं तुमसे भी काफ़ी सावधान रहने लगी थी। मगर आज तो तुमने मेरा भेद। चंदा अच्छा ही तो किया राजी बहन ने। अब तुम ये बात दिल से निकाल दो कि संसार में सब बुरे ही होते हैं। पहली बार मंजू ने कुछ कहा था। इतनी देर से वह केवल सुन रही थी और राजी की हार्दिक संवेदना को महसूस कर रही थी। राजी बहुत खुश थी कि चंदा का दर्द उसके दिल से बाहर लाने में वह सफल हो गई। उसने चंदा के हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बुआ, तुम्हारी हिम्मत और कार्यकुशलता के साथ साथ आज मुझे तुम्हारे भीतर की खूबसूरती भी देखने को मिली। इस कथन पर चंदा के मुंह से ठंडी सांस निकली, उसकी आंखें छलक उठी। राजी ने टोका, न बुआ, तुम्हें हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, वो तुम्हें शोभा नहीं देती। बुआ, सुंदरता वह नहीं होती जिसे आम लोग जानते हैं। असली सुंदरता तो दिल की होती है, गुणों की होती है, और उस सुंदरता की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। बुआ, तुम सभी के साथ घुलो मिलो, इससे तुम्हारे मन को व्यापकता मिलेगी। आज नारी अबला नहीं है, समाज उसकी शक्ति को पहचानने और स्वीकार करने लगा है। राजी बोलती जा रही थी और मंजू अपलक एकटक उसे देखे जा रही थी। तभी सर्कस के कई लोग मंजू को पुकारते हुए पास में आ गए। चंदा को तो वो जानते थे, मगर राजी उनके लिए अपरिचित थी, इसलिए वो राजी से थोड़ा सा झिझक रहे थे। मंजू चहकते हुए स्वर में बोली, लालू भाई आओ, इनसे मिलो, ये है मेरी बहन राजी। और उन सब ने हाथ जोड़े, अभिवादन किया। राजी बहन का संबोधन से और मंजू के द्वारा अपनी बहन बताने से बहुत ज़्यादा इस प्यार और सम्मान से अभिभूत हो गई थी। उसके बाद चंदा और राजी फिर मिलने का कहकर उनसे विदा हो गई। दुकान के लिए सामान भी तो खरीदना था ना अभी। चंदा का मुख आज अनोखी आभा से चमक रहा था, मानो मानो ग्रहण हटने के बाद का उज्जवल चंदा हो। बस कहानी पूरी हुई बंधुओं। अगली बार कुछ और नया लेकर आपके सामने आती हूँ। तब तक के लिए आप सबसे विदा।